हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारे पास 3.2 सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल को देखेंगे, फिर की पॉइंट्स, फिर एक्सप्लेनेशन और लास्ट में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये 5 हेडिंग्स में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है कि अगर मान के चलो ये मेरे पास एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये पार्टिकल मेरे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इस तरफ जाना चाह रहा है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। अब क्या होता है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाह रहा है, मैं इस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाता हूँ ऊपर से। पार्टिकल इस तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन जब मैं ऊपर से एक दबाव लगाऊंगा तो पार्टिकल क्या हो जाएगी, इसकी मोशन बेंड हो जाएगी, पार्टिकल इस तरफ मूव करने लग पड़ेगा। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। पहले इस तरफ जाना चाह रहा था, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है। अब अगेन, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अगेन फोर्स लगाता हूँ इसको, अब पार्टिकल जाना चाह रहा है इस तरफ, लेकिन जब अगेन ऊपर से दबाव पड़ेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी दोबारा चेंज हो जाएगी। अब पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, पार्टिकल बेंड होकर इस तरफ आ जाएगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इस तरफ। अब पार्टिकल जाना चाह रहा है इस तरफ। अगेन अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं तो तब क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ गया। अब तुम लोगों को समझ लगी है क्या पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। अगेन जब मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पार्टिकल इस तरफ जाना चाह रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन चेंज। तो इस तरीके से क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता जाऊंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। अब ये यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा था वक्फे वक्फे के साथ, यानी थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद मैं फोर्स लगा रहा था। अगर मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगाऊं तो इससे क्या होगा, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसमें मैं कंटिन्यूसली अंदर की तरफ एक मैं फोर्स लगाऊं तो उससे क्या होगा, वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ेगा। देख रहे यहाँ पे मैंने पार्टिकल पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगाई, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन चेंज होते होते एक क्लोज लूप बन गया। और अगर यही मैं फोर्स कंटिन्यूसली है तो मैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद लगा रहा था ना, इतने टाइम इंटरवल के बाद, इतने इतने। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली फोर्स लगाऊं तो उससे क्या होगा, वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़े, वो मेरे पास सिंपली होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फोर्स needed to bend a straight path of a particle into a circular path। ऐसी फोर्स जो कि स्ट्रेट पाथ, पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो ऐसी फोर्स जो उस पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ की मोशन को सर्कुलर पाथ की मोशन में कन्वर्ट कर दे। जैसे यहाँ पे हुआ था, स्ट्रेट पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा था, मैंने फोर्स लगाई, पार्टिकल क्लोज लूप में आ गया। और अगर ये मैं फोर्स कंटिन्यूसली लगाता तो वो स्ट्रेट पाथ ने सर्कुलर पाथ में क्या हो जाना था, कन्वर्ट हो जाना था। डेफिनेशन, फोर्स needed to bend a straight path of a particle into a circular path। straight path of a particle को circular path में बेंड करने के लिए वो जो फोर्स है उसी को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। मान के चलो अगर मैं एक स्टोन को, एग्जांपल क्या है कि अगर मैं एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा हूँ, एक स्टोन को मैंने रस्सी के साथ बांधा हुआ है, तो स्टोन को मैं सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा हूँ। अब अगर कभी रस्सी टूट जाए, रस्सी क्या हो जाए, स्नैप हो जाए, वो स्ट्रिंग स्नैप हो जाए, तो उससे होता क्या, वो जो स्टोन जो पहले सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है वो फिर मजीद सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए उसमें एक फोर्स चाहिए थी। वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रही थी? वो रस्सी फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, जो कि उसे सर्कुलर पाथ में मूव करा रही थी। जैसे रस्सी टूटी, अब स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो उसके लिए फोर्स चाहिए, और उसी फोर्स को मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एग्जांपल क्या, व्हेन अ स्टोन अटैच्ड टू, व्हेन अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू स्टोन, जब एक स्ट्रिंग को मैंने किसी पत्थर के साथ बांधा होता है और वो स्ट्रिंग क्या करती है, स्नैप, एंड द स्ट्रिंग स्नैप, तो उससे होता क्या, द स्टोन विल नॉट कंटिन्यू टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। तो उससे होता क्या, जो स्टोन जो पहले सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है हम मजीद सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब है इट मींस फोर्स इज नीडेड टू कीप द स्टोन इन सर्कुलर पाथ। इसका मतलब है कंटिन्यूस फोर्स की रिक्वायरमेंट है एक स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है जो कि इसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। इस फोर्स को मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी है? की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट है द फोर्स एक्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये जो फोर्स लग रही होती है ना किसी भी पार्टिकल पे जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, इस पे जो फोर्स लग रही होती वो सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ लग रही होती है। किसी भी पॉइंट पे स्टोन यहाँ पे है तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। यहाँ पे भी देख लो,
ऑलमोस्ट ये तो एक मेरे पास क्लोज लूप था, सर्कल नहीं था, लेकिन अगर ये एक परफेक्ट सर्कल हो तो जो फोर्स लगती है वो सेंटर की तरफ लग रही होती है, ये तकरीबन तकरीबन सेंटर की तरफ है। सेम ऐसे जो फोर्स लगती है वो सेंटर की तरफ, द फोर्स एक्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये जो सेंटीमीटर फोर्स है ये हमेशा सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ लगती है। इट डज नॉट चेंज द स्पीड बट ओनली द डायरेक्शन, ये जो फोर्स होती है ना जो मैं इस पार्टिकल पे लगा रहा हूँ कंटिन्यूसली फोर्स, जो सेंटीमीटर फोर्स होती है ये बॉडी की वेलोसिटी को, पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करती। मतलब अगर पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, ये जो फोर्स है ये स्पीड को चेंज नहीं करती बट ओनली दी डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। पर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, द फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के परपेंडिकुलर लगती है। वेलोसिटी इस तरफ थी तो ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इस तरफ थी तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर। तो सेम ऐसे सर्कुलर पाथ में भी यही सिनेरियो है, फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, इन चीजों को नोट डाउन करो, उस नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड के लिए जरूरत आगे पड़ेगी, तो इन चीजों को नोट डाउन कर लो। एक्सप्लेनेशन की तरफ अब हम मूव करने लगेंगे। तो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। तो अभी तक हमने देख लिया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उस बॉडी पर एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है और वो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होती है। उस फोर्स को मैं बोलता हूँ सेंटीमीटर फोर्स। अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो उस बॉडी पे मुझे एक सेंटीमीटर फोर्स लगानी होगी और वो सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। अब देखो एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले मैं एक बात डिस्कस कर लूं। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगती है तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर मान के चलो मेरे पास एक बॉडी रुकी है तो जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा वो बॉडी मूव करने लग पड़ेगी। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन सिंपली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बॉडी रुकी है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो उसकी वजह से बॉडी मूव करने लग पड़ती है, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। जिस तरह मैं फोर्स, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा, नेट फोर्स लगेगी, उसी डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पर सेंटीमीटर फोर्स लग रही है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है जब फोर्स लगेगी तो उस पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसमें फोर्स लग रही है तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरह मैं फोर्स लगाऊंगा उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मतलब है इस बॉडी में अगर सेंटीमीटर फोर्स लग रही है तो इस पार्टिकल का सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी कोज हो रहा है, और वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, सेंटर की तरफ, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। देखो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना तो उस पे ना 3 एक्सेलरेशन हो सकते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसमें 3 एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द टेंजेंट होता है, और ये हमने पिछले लेक्चर में जब हमने रिलेशन देखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो तब हमने ये बताया था कि जो ये एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस। अगर ये मेरे पास एक कैप है, ये रोटेट कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी। यहाँ तो कैप ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, 3 एक्सेलरेशन, एक अल्फा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसमें एट मैक्स 3 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैंने बोला हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो होते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो कंपलसरी होता है, और बाकी ये दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बहरहाल ये वाला कंफर्म होता है। अब ये वाला एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन कब कब प्रोड्यूस होता है? देखो एक्सेलरेशन मेरे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वेलोसिटी मेरे पास क्या है? वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन।
वेक्टर क्वांटिटी की दो चीज होती है ना, हमने पहले डिस्कस किया होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज होती है तो इसका मतलब वो वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो वेक्टर चेंज, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब भी वेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें, दोनों में से कोई एक भी चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड वेक्टर इनफैक्ट चेंज हो जाएगा। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी टू, अगर कोई बॉडी टू से उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 हो जाती है, 5 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड चेंज तो वेलोसिटी चेंज। और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पहले बॉडी की डायरेक्शन थी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड के साथ, अभी भी 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो शुरू में वो जो एक्सेलरेशन कोज होता है उसे बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो तो उस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टोन मेरे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी और सर्कुलर पाथ में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है 2 से 3 4 5, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इनफैक्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है 2 3 4 5, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो एक्सीलरेशन है उसे मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है? और अगर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, दो कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मान के चलो अगर ये मेरे पास बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लेकिन हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, कैसे पता चलेगा? मैं स्टोन को यहाँ पे छोड़ूंगा ना तो स्टोन इस पाथ को फॉलो करेगा, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। अब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से वो जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यही बात मैंने यहां पे लिखी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी का प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और इसकी डायरेक्शन होती है लॉन्ग दी टेंजेंट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे होती है लॉन्ग दी टेंजेंट, ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये कब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी तो एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसमें प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन होती है लॉन्ग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तीन एक्सेलरेशन है जो कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एट मैक्स उसमें ये तीन एक्सेलरेशन हो सकती हैं। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, तो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, जिस तरह मैंने फोर्स लगाई होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो यही लिखा फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसका फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का वो होता है F इक्वल्स m into n। अब यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली है पैरेलल फोर्स की। देखो जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर ये मेरे पास बॉडी है वो इस तरफ मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, अगर मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में फोर्स लगाता हूँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वेलोसिटी के पैरेलल इस बॉडी पे क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, ये मैंने इस बॉडी पे लगाया फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा, जो कि पहले बॉडी इस तरह मूव कर रही थी, इस पे फोर्स लगाऊंगा, इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, इस बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स की वजह से माइट भी 3 या 4 या 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब क्या हुआ, बॉडी की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो तो चेंज हो गया जब मैंने फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगाया, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। पहले भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, अभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो जब मैं फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगाता हूँ तो उस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो पैरेलल फोर्स क्या होता है, पैरेलल फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाऊंगा उसकी वजह से क्या होता है, विल कॉज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, कीपिंग द वेलोसिटी डायरेक्शन अनचेंज, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अनचेंज, यहाँ पे लिखना कीपिंग द डायरेक्शन
ऑफ वेलोसिटी अनचेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं, अगर ये मेरे पास एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसकी अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो इससे क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो कि बॉडी पहले इस लाइन में मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग पड़ती है। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। परपेंडिकुलर फोर्स के फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वजह से होता क्या है, विल कॉज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो उसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो इस वजह से, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन कॉज होता है उसे मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन की में आ जाएगी सारी बातें। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान के चलो एक बॉडी है जिसका मैस m है, बॉडी जिसका मैस m है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। एक बॉडी, एक पार्टिकल है, उसका मैस m है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और वो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका रेडियस है r। कंसीडर बॉडी ऑफ मैस m मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है उसमें ये बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो उस बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, F इक्वल्स m इंटू ए। देखो अब यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, वो 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। आल्दो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी मैंने डिस्कस कर लिया, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज होगी, चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज होगी, तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोस करेगी। अब डायरेक्ट स्टेप में बुक ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये मेरे पास बराबर होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होगा mv स्क्वायर अपॉन r। देखो इसकी डेरिवेशन लास्ट फर्स्ट ईयर में जो ओल्ड बुक थी उसमें इसकी डेरिवेशन होती थी, और बड़ी सोफिस्टिकेटेड डेरिवेशन होती थी, और बड़ी लॉन्ग डेरिवेशन होती थी इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए। लेकिन अब उसने यहाँ पे डायरेक्ट ये बता दें कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सिंपली v स्क्वायर अपॉन r होता है। ये कैसे होता है, इसका एक रफ आइडिया मैं सिंपली बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को मैं v के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये मेरे पास टाइम, एक्सेलरेशन v अपॉन t। ये सिर्फ रफ आइडिया है, मैं लिख भी देता हूँ रफ। अब वेलोसिटी मेरे पास क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर इस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मैं r के साथ रिप्रेजेंट कर दूं, r भी तो रेडियस भी तो एक लेंथ या डिस्टेंस ही होती है, तो इसे मैं r के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ r अपॉन t। तो यहां से ये t को मैं इधर ला रहा हूं और v नीचे आके डिवाइड, तो t मेरे पास किसके बराबर होगा, r अपॉन v। ये t आ जाएगा, इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा, v, t की जगह v अपॉन r। देखो ऐसी डेरिवेशन ही होती है, ये बस रफ आइडिया डायरेक्ट स्टेप पे आने के लिए। उसकी डेरिवेशन बड़ी लॉन्ग और बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती थी। तो यहाँ पे सॉरी ये r अपॉन v, टी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी r अपॉन v। अब ये v ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v स्क्वायर अपॉन r, इसका एक ये फॉर्मूला। तो सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह मैंने v स्क्वायर अपॉन r लिख दिया, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखूं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी v। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी में लिखना चाहूं तो यहां पे लिखूंगा सेंस, v मेरे पास होता है r मेगा के। तो सिंपली वेलोसिटी की मैं वैल्यू की यहां पे पुट कर देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी r m, v की जगह r ओमेगा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r से कैंसिल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा
एम आर ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन से, फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल को स्टडी किया, फिर की पॉइंट्स, फिर एक्सप्लेनेशन को देखा और लास्ट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने देख लिया। ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।